दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो बच्चों, आज हम RIMC का दिसंबर 2011 पार्ट बी मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने मैथ्स के जून 2009 से लेके जून 2011 तक सभी पेपर्स अपलोड किए थे। आशा करते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। कल ही हमने RIMC दिसंबर 2011 का पार्ट ए भी अपलोड किया था। उसमेमें कुछ क्वेरीज अगर आपको रहेंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पर। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट 1/4 ऑफ स्टूडेंट आर इन प्रताप हाउस and 3/10 are in Ranjit House. Out of remaining students, 1/3 are in Shivaji House and rest 18 students are in Chandragupta House. Find total number of students in the class. तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम कंसिडर करेंगे let total number of student is equal to x. Therefore, number of student in Pratap House, they will become, हमें दिया है 1/4 नंबर, बराबर, तो वो बन जाएंगे हमारे x/4। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रंजित हाउस विल बिकम, हमें दिया है 3/10 ऑफ टोटल, तो हम उसको लिख सकते हैं 3x/10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमको आगे दिया गया है कि ये दो क्लास के स्टूडेंट अगर हम टोटल स्टूडेंट में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उसके 1/3 स्टूडेंट शिवाजी हाउस में है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्रताप एंड रंजित हाउस। तो वो आएंगे हमारे कितने, x/4 प्लस 3x/10। 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे आएगा 6x/20। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्रताप एंड रंजित हाउस विल बिकम 11x/20। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो ये टोटल स्टूडेंट इन प्रताप एंड रंजित हाउस हो गए। तो हमारे बैलेंस स्टूडेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से ये दोनों हाउस के स्टूडेंट को लेस कर देंगे। देयरफॉर बैलेंस स्टूडेंट इज इक्वल टू x माइनस 11x/20। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो वो एलसीएम आएगा हमारा 20। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 20x माइनस 11x/20 इज इक्वल टू 20 माइनस 11 9x/20। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बैलेंस स्टूडेंट। अभी हमें दिया है 1/3 ऑफ बैलेंस स्टूडेंट आर इन शिवाजी सेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट इन शिवाजी हाउस इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है 1/3 ऑफ बैलेंस, तो 1/3 इंटू बैलेंस स्टूडेंट कितने हमारे 9x/20। 9x/20, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आएंगे हमारे 3x/20। ठीक है बच्चों। तो अभी रिमेनिंग स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रिमेनिंग स्टूडेंट निकालने के लिए हम टोटल स्टूडेंट में से स्टूडेंट इन प्रताप एंड रंजित हाउस और स्टूडेंट इन शिवाजी हाउस ये दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट आ जाएंगे। सो देयरफॉर रिमेनिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे x माइनस इन ब्रैकेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्रताप एंड रंजित हाउस है हमारे 11x/20 प्लस स्टूडेंट इन शिवाजी हाउस है 3x/20।
ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आएगा हमारा x माइनस, दोनों का बेस कॉमन है, तो 11 + 3 कितना है 14x अपॉन 20। इसका एलसीएम 20 करते हैं तो हमारा आगे आएगा 20x माइनस 14x अपॉन 20 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 6x अपॉन 20। हमको उन्होंने लास्ट में क्या दिया है कि रिमेनिंग 18 स्टूडेंट आर इन चंद्रगुप्ता हाउस। तो हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट कितने आए 6x अपॉन 20। देयरफॉर स्टूडेंट इन चंद्रगुप्ता हाउस इज इक्वल टू 6x अपॉन 20 इज इक्वल टू हमको कितना दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन चंद्रगुप्ता हाउस 18। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 इंटू 20 अपॉन 6। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 इंटू 20 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 60 स्टूडेंट। x क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज इक्वल टू 60। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, what must be subtracted from 3x raised to 4 plus 14x raised to 3 minus 2x square plus 7x minus 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x square minus 3x plus 2। ओके, तो ऐसा सब मानने के बाद हम क्या करते हैं कि जो डिवाइडर है डिवाइडर से डिवाइडर को हम डिवाइड करते हैं और जो कुछ भी हमारा रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर हम अगर डिवाइडर से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आता है। बराबर, पॉलिनॉमियल में भी वही केस हमको लागू होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है 8x रेज़ टू 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो 8x रेज़ टू 4 को x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 8x स्क्वेयर। 8x स्क्वेयर से डिवाइडर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आगे आएगा 8x रेज़ टू 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 8x रेज़ टू 4 को 8x रेज़ टू 4 कैंसिल हो गया, प्लस 24x क्यूब प्लस 14x क्यूब, तो हमारा आएगा यहाँ पे 38x क्यूब माइनस 16x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, तो आएगा यहाँ पे माइनस 18x स्क्वेयर। ऊपर से बचा हुआ प्लस 7x लेते हैं। अब ये 30x क्यूब को हम x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 38x, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन है हमारा, तो 38x से ये डिवाइडर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 38x क्यूब माइनस 38 इंटू 3 कितना आएगा 114x स्क्वेयर प्लस 38 इंटू 2 76x। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिवीजन करते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस 38x क्यूब को प्लस 38x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 114x स्क्वेयर माइनस 18x स्क्वेयर, सब्ट्रैक्शन करके आएगा हमारा 96x स्क्वेयर माइनस 76x प्लस 7x, तो हमारा आएगा माइनस 69x, और ये ऊपर का बचा हुआ माइनस 8 हम नीचे ले लेते हैं
अभी 96 एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 96। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 96। अभी ये 96 से डिवाइडर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा आएगा 96 एक्स स्क्वायर। 96 इंटू -3x तो वो आएगा हमारा -288x। और 96 इंटू 2 वो आएगा हमारा +192। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये +96 एक्स स्क्वायर को -96 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, +288x -69x तो हमारा बचेगा 219x। और यहाँ पे -192 -8 तो आएगा -200। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यही वो रिमाइंडर रहेगा जो कि ये मेन पॉलिनॉमियल से हम माइनस करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल पॉलिनॉमियल हमको मिल जाएगा। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 219x -200। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 23। Siddharth and Tarun together can do a piece of work in 10 days. Tarun and Avinash can do the same work together in 12 days, while Siddharth and Avinash can do the same work together in 15 days. How long each will take to do it separately? Okay, तो हमको यहाँ पे दो पेयर में वो लोगों का वर्क करने का ड्यूरेशन दिया है और हमें पूछा गया है कि अगर वो इंडिविजुअली काम करेंगे तो कितना दिन में वो ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम सिद्धार्थ के लिए लिखेंगे S, बाद में तरुण के लिए लिखेंगे T और अविनाश के लिए लिखेंगे A। ठीक है, तो पहले हम ये लोगों का जो पेयर में वर्क दिया है उससे हम उनका वन डे वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो वन डे वर्क of Siddharth and Tarun, that will become 1/10. Same way, one day work of Tarun and Avinash, that will become 1/12. And one day work of Avinash and Siddharth will become, कितना दिया है हमको, 15 days, तो वो आएगा हमारा 1/15। ठीक है, तो अभी हमने ये तीनों का वन डे वर्क निकाला, तो आगे जाके हम ये तीनों का वन डे वर्क ऐड कर देते हैं। तो हमारा आएगा 2 इन ब्रैकेट S + T + A, मतलब ये तीनों का वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/10 + 1/12 + 1/15। ये सबका एलसीएम निकालते तो एलसीएम आएगा हमारा 60। देयरफॉर हमारा इक्वेशन बनेगा 6 + 5 + 4/60 इज इक्वल टू 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15/60 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर S + T + A इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/8। तो सिद्धार्थ, अविनाश और तरुण तीनों को मिलके उनका वन डे वर्क हो जाएगा 1/8, मतलब ये तीनों मिलके वो काम 8 दिन में ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अभी इंडिविजुअल वन डे वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का जो वन डे वर्क है उसमें से एक एक पेयर का वन डे वर्क माइनस करना पड़ेगा, तो हमें तीनों का वन डे वर्क मिल जाएगा। मतलब हम लिखते हैं S + T + A इज इक्वल टू 1/8। तो हम पहला पेयर लेते हैं S + T
इन ब्रैकेट एस प्लस टी, तो ये एस प्लस टी को ये एस प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस एस प्लस टी कितना है हमारा 1/10। तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा 1/8 माइनस 1/10। इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम आएगा 40। तो 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 10 4 ज़ा 40, तो यहाँ पे आ गया 4/40 इज इक्वल टू 1/40। मतलब ए का मतलब अविनाश का वन डे वर्क हो गया 1/40। ठीक है बच्चों। तो अविनाश को वो काम ख़त्म करने में कितना समय लगेगा? अविनाश को वो काम ख़त्म करने के लिए 40 डेज़ का समय लगेगा। ओके बच्चों। अभी वापस हम सेकंड पेयर लेते हैं। तो एस प्लस टी प्लस ए इज इक्वल टू 1/8। आगे का पेयर है हमारा टी प्लस ए, तो माइनस इन ब्रैकेट टी प्लस ए का वन डे वर्क है हमारा 1/12। सो यहाँ पे लिखते हैं हम माइनस 1/12। तो ये टी प्लस ए को टी प्लस ए कैंसिल हो गया, मतलब बचा कौन? सिद्धार्थ। तो चलिए 8 और 12 का एलसीएम आएगा हमारा 24। 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे आएगा 3। 12 2 ज़ा 24, तो -2 आएगा अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/24। यह आ गया हमारा सिद्धार्थ का वन डे वर्क। मतलब सिद्धार्थ विल कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ठीक है बच्चों। और अभी हमारा आखिरी पेयर बचा, तो उसको भी ले लेते हैं। एस प्लस टी प्लस ए इज इक्वल टू 1/8। आखिरी पेयर है हमारा अविनाश और सिद्धार्थ, तो माइनस इन ब्रैकेट सिद्धार्थ प्लस अविनाश। सिद्धार्थ और अविनाश का वन डे वर्क है हमारा 1/15, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/15। तो ये सिद्धार्थ और अविनाश को, ये सिद्धार्थ और अविनाश ख़त्म हो गया, तो ये बचा कौन? तरुण। तो ये 8 और 15 का हमारा एलसीएम आएगा 120। 15 8 ज़ा 120, तो यहाँ पे आएगा 15 माइनस 8 15 ज़ा 120, तो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन 120 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 7/120। ठीक है। तो तरुण कैन फिनिश वर्क इन 120/7 डेज। ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर अविनाश टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 40 डेज। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू सिद्धार्थ is equal to 24 days, and number of days required to complete work to Tarun is equal to 120/7 days। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, मेंशन द एंगल इन डिग्री ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर्स। ओके, तो हमको यहाँ पे एक फैमिली का एक्सपेंडिचर डाटा दिया है और हमें उसका सेंट्रल एंगल वैल्यू फाइंड आउट करके पाई चार्ट बनाना है। चलिए बच्चों, आपको मालूम है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर अपॉन सम मीन्स सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 360। ठीक है। तो ये हमारा रूल है सेंट्रल एंगल निकालने का। तो चलिए हर एक का अभी सेंट्रल एंगल हम निकाल लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले हमको सम ऑफ डाटा निकालना पड़ेगा। सम ऑफ डाटा मतलब क्या है? ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका हमको सम निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं सम इज इक्वल टू 2000 प्लस 1500 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू, ये सब का एडिशन करके हमारा वैल्यू आएगा
14,000 रुपीज़, हमारा वैल्यू आएगा 14,000 रुपीज़। तो चलिए अभी हर एक का इंडिविजुअल सेंट्रल एंगल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अमाउंट है हमारा 2,000 रुपीज़ अपॉन टोटल सम है हमारा 14,000 रुपीज़ इंटू 360। तो ये 3 0 को 3 0 कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 360 डिवाइडेड बाय 7 आएगा हमारा 51.43 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ क्लोथिंग। तो वैल्यू ऑफ डाटा है हमारा क्लोजिंग का 1500, सम ऑफ डाटा है 14,000 इंटू 360। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 38.57 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ एजुकेशन। तो हमारा एजुकेशन का वैल्यू ऑफ डाटा है 4,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ डाटा 14,000 इंटू 360। इसका डिवीजन करेंगे तो हमारा सेंट्रल एंगल का वैल्यू आएगा 102.85 डिग्री। इसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ फूड, वैल्यू ऑफ डाटा है हमारा 5,000 रुपीज़, टोटल वैल्यू है हमारा 14,000 रुपीज़ इंटू 360। इसका डिवीजन करेंगे तो हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ फूड आएगा 128.57 डिग्री। अभी सेंट्रल एंगल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वैल्यू ऑफ डाटा है हमारा 1000, टोटल वैल्यू है 14,000 इंटू 360। तो इसका डिवीजन करने के बाद सेंट्रल एंगल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा हमारा 25.71 डिग्री। और लास्ट हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ सेविंग, वैल्यू है हमारा 500 रुपीज़, सम ऑफ वैल्यू है हमारा 14,000 रुपीज़ इंटू 360। इसका डिवीजन करने के बाद सेंट्रल एंगल ऑफ सेविंग आएगा हमारा 12.85 डिग्रीज। क्लियर है बच्चों? ये डिवीजन सभी आप करके देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा डिवीजन करेंगे तो चलिए पाई चार्ट निकालने के लिए पहले तो हमको सर्कल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले पाई चार्ट निकालने के लिए बड़े वाले एंगल से शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एंगल है सेंट्रल एंगल ऑफ फूड, वो है हमारा 128.57 डिग्री। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 127.58 डिग्री, ये आ गया हमारा फूड, इसका डिग्री आया 128.57 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ एजुकेशन, तो वो है हमारा 102.85 डिग्री। तो ये आया हमारा एजुकेशन 102.85 डिग्री। बाद आएगा हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट है हमारा 51.43 डिग्री, 51.43 डिग्री। इसके बाद आएगा हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ क्लोथिंग, जो कि हमने निकाला है 38.5 डिग्री। तो ये आया हमारा क्लोथिंग 38.57 डिग्री। उसके बाद आएगा हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है हमारा 25.71 डिग्री। तो ये आया हमारा इलेक्ट्रिसिटी 25.71 डिग्री। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और आखिरी बचा हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ सेविंग, सेंट्रल एंगल ऑफ सेविंग का वैल्यू आया हमारा 12.85 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा पाई चार्ट रेडी हो गया, समझ में आया? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड to construct a wall of 33 meter long, 3.5 meter height and 40 centimeter thick. If cement and sand used in construction occupy 1/10 of part of wall. Okay.
तो हमें ये जो कुछ भी डाटा दिया है उससे हमको नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालना है। तो पहले तो ये ब्रिक्स और वॉल हमारा सब कौन से शेप में, क्यूबॉइड शेप में है। तो हमारा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH। L है लेंथ, B है ब्रेथ और H है हाइट। तो हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू, उसका लेंथ दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल विद ब्रिक एंड सीमेंट। तो उसके लिए हमारा फार्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू LBH। अभी हमको यहाँ पे लेंथ और हाइट मीटर में दिया है लेकिन थिकनेस सेंटीमीटर में दिया है और हमारा ब्रिक भी सेंटीमीटर में है, इसलिए हम सब वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे। तो लेंथ है हमारा 33 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर। हाइट है हमारा 3.5 मीटर, मतलब इंटू ब्रेथ मतलब थिकनेस दिया है हमको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4620000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सीमेंट हमको दिया है, कितना दिया है 1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब वो हमारा बनेगा 1/10 इंटू 4620000। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सीमेंट आएगा हमारा 4620000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे हम अभी प्योर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल निकाल सकते हैं। तो प्योर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब वो सैंड और ब्रिक के साथ, माइनस वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल है हमारा 4620000 माइनस वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सीमेंट है हमारा 4620000। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41580000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमने प्योर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लिया। तो अभी नंबर ऑफ ब्रिक के लिए हमारा फार्मूला बनेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है हमारा 41580000 और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना निकाला हमने यहाँ पे 1540। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीज़न आएगा 27,000। ठीक है बच्चों, तो वो वॉल में टोटल हमको 27,000 ब्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 27,000। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, with the help of scale and compass only construct a triangle ABC in which BC is equal to 6 centimeter, angle B is equal to 45 degree and angle C is equal to 75 degree. Bisect BC at D, join AD and measure the length of AD. ओके, तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ये लाइन पे हम दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे B और B से 6 सेंटीमीटर पे स्केल की मदद से हम यहाँ पे एक C पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कंपास में लगभग 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे और यहाँ पे B पे पॉइंटर रख के यहाँ पे एक हाफ सर्कल मार्क करेंगे। सेम वे यहाँ पे C पे पॉइंटर रख के एक
हाफ सर्कल मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर ये डायामीटर जितना लंबाई अपना कंपास में ले लेंगे, ये हाफ सर्कल का डायामीटर इतना लंबाई अपने कंपास में ले लेंगे और फिर कंपास का एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और ये बी के दोनों तरफ हम यहाँ पे आर्क मारेंगे। अब यहाँ पे मैं नीचे बाजू आर्क नहीं मार पाऊँगा, मैं ऊपर बाजू आर्क मारूँगा। बाद में कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्टिंग आर्क मारेंगे हम। सेम वे सी के सेमी सर्कल पे भी यहाँ पे पहला एक पॉइंटर रखेंगे और एक आर्क मारेंगे। बाद में यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और ये आर्क को क्रॉस कनेक्टिंग आर्क मारेंगे। ये पॉइंट से हम बी तक लाइन जोड़ देंगे और ये पॉइंट से हम सी तक लाइन जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर लाइन, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पे हमने जो ये सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस कंपास में लिया था उतना ही माप कंपास में सेट करेंगे और ये पॉइंट पे कंपास का एक पॉइंटर रखेंगे और ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाला एक आर्क मारेंगे। सेम वे ये बी वाला जो हमारा सेमी सर्कल है उसके ये पॉइंट पे हम कंपास का पॉइंटर रखेंगे और ये बाजू में एक आर्क मारेंगे। तो अभी हमारे ये दोनों आर्क से अगर हम लाइन निकालेंगे तो हमारा ये 60 डिग्री बन जाएगा। अंदर का कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको तो यहाँ पे दिया है 45 और 75 डिग्री। तो अभी ये 90 डिग्री में से ये 60 डिग्री माइनस होने के बाद हमारा आगे बचेगा 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री को अगर बाइसेक्ट करते तो हमारा बनेगा 15 डिग्री। 15 प्लस है 60, हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। तो उसके लिए एक लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबा डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में और पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और इधर से ये बाजू में हम एक आर्क मारेंगे। सेम वे यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और ये बाजू में एक आर्क मारेंगे और ये आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ पे सी की तरफ हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री। ये हमारा बन गया 75 डिग्री। ठीक है, मतलब हमको मालूम है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमारा 15 डिग्री है। तो हम ये डिस्टेंस अपने कंपास में सेट करेंगे और यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे। यहाँ से अंदर बाजू हम यहाँ पे आर्क मारेंगे तो हमें ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट से हम एक सीधा लाइन मार देते हैं और ये पहले जो हमने लाइन मारा था उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा बन जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ABC बन गया। अभी हमको बोला है लाइन BC को हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे, पॉइंटर B पे रखेंगे और पहला आर्क मारेंगे। बाद में वही पॉइंटर C पे रखेंगे, हम दूसरा आर्क मारेंगे। ऐसे ही हम नीचे बाजू भी आर्क मारेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं नीचे बाजू आर्क नहीं मार सकता हूँ और ये दोनों आर्क को हम कनेक्टिंग लाइन मारेंगे तो वो हमारा ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट D। ठीक है, अभी हमको पॉइंट A से पॉइंट D तक लाइन निकालना है और इसका मेजरमेंट हमें लिखना है। अभी यहाँ पे मैं मेजरमेंट तो नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन बच्चों आप ये फिगर ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक में और मुझे मेजरमेंट ऑफ AD कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क हो गया। आप ज़रूर मुझे ये फिगर ड्रॉ करके मेजरमेंट ऑफ AD लिख दीजिए। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो ऑफ 5:3:2 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 6200 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन स्क्वायर मीटर। ओके, तो हमको यहाँ पे एक क्यूबॉइड का लेंथ, हाइट एंड विड्थ का रेशो दिया है। तो जब भी हमको ऐसा सम दिया जाता है तो हम कंसिडर करते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 2x बराबर। अभी हमको दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इन ब्रैकेट L है हमारा 5x इंटू B है हमारा, B मतलब विड्थ आएगा 3x प्लस B है हमारा 3x इंटू H है हमारा 2x प्लस H है हमारा 2x इंटू L है हमारा 5x। तो यहाँ पे हमको सरफेस एरिया का टोटल वैल्यू दिया है 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6200। तो देयरफॉर हमारा आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा 6200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। देयरफॉर ये सबका एडिशन करेंगे तो हमारा आएगा 31x स्क्वायर इज इक्वल टू 6200 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आएगा 3100। ठीक है बच्चों, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3100 अपॉन 31, 31 वन ज़ा 31, 3100 ज़ा 3100। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये दोनों बाजू का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10। ठीक है बच्चों, तो अपना यहाँ पे x का वैल्यू मिला हमको। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम ये x की वैल्यू की मदद से लेंथ विड्थ एंड हाइट निकाल लेते हैं वो क्यूबॉइड का। तो लेंथ इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। विड्थ या ब्रेथ इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये हमको लेंथ विड्थ हाइट मिल गया। तो हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू विड्थ इंटू H हाइट। तो हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50 इंटू 30 इंटू 20, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमको मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 1,000,000। ये 4 0 को 4 0 कैंसिल हो गए तो हमारा आंसर आया 0.03 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया हमारा 0.03 मीटर क्यूब। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 0.03 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अ नंबर हैज़ 2 डिजिट हुज सम इज 9। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट गेट इंटरचेंज, फाइंड द नंबर्स। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम इसको लिखेंगे पहले, लेट 10 प्लेस नंबर इज इक्वल टू x। देयरफॉर यूनिट प्लेस नंबर कितना बन जाएगा हमारा, हमको दिया है दोनों नंबर का सम 9 है, तो यूनिट प्लेस नंबर हमारा बन जाएगा 9 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो वो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 10 प्लेस का नंबर है x, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट का नंबर है हमारा 9 माइनस एक्स। तो ये बन गया हमारा नंबर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी आगे हमको क्या दिया है कि ये जो नंबर है इसमें हम अगर 27 ऐड करते हैं तो वो नंबर का डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा।
मतलब हम लिख सकते हैं 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस का नंबर 10 डिजिट प्लेस पे जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 10 इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आएगा 10x माइनस एक्स 9x 27 प्लस 9 36 इज इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस एक्स। देयरफॉर ये माइनस 10x प्लस एक्स होगा माइनस 9x लेफ्ट साइड में आएगा तो हमारा बनेगा 18x, और 90 है यहाँ पे, और 36 लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 36 आ जाएगा हमारा 54। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 54 अपॉन 18, 18 वन ज़ा 18, 18 थ्री ज़ा 54, सो x इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है हमारा, 10 प्लेस का नंबर है हमारा, ठीक है ना बच्चों। यूनिट प्लेस नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। मतलब वो नंबर क्या बन गया, 10 इंटू 3 प्लस यूनिट प्लेस का नंबर है 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 36। क्लियर है। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल and the number of years is equal to the rate percentage per annum. Find the rate percentage per annum. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का सम है। पहले तो हम यहाँ पे P कंसिडर करेंगे 90 रुपीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए हम 9 के मल्टीपल में यहाँ पे प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। तो उसका SI कितना बनेगा, SI इज इक्वल टू 1/9 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ बन जाएगा। इसमें हमको और एक कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स मतलब N इज इक्वल टू क्या है हमारा, रेट परसेंट पर एनम। तो चलिए, हमको P मालूम है, SI मालूम है, N या R की जगह पे हम कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हमारा SI का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। हमारा SI हमको दिया है 10 रुपीज़, प्रिंसिपल है 90 इंटू R हम करेंगे क्योंकि N इज इक्वल टू R है और हमको R फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे R लिख दिया अपॉन 100। देयरफॉर R स्क्वेयर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 90। ये 0 को 0 कैंसिल हो गया। देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा 10, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। तो R परसेंट हमारा बन गया 10 अपॉन 3% पर एनम। ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 10 अपॉन 3% पर एनम। क्लियर है बच्चों। ओके, चलते हैं अपने RIMC मैथ दिसंबर 2011 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन ट्रायंगल ABC एंड DBC आर आइसोसेलस, फाइंड द फॉलोइंग। तो हमको यहाँ पे दो समद्विबाहु त्रिकोण दिए गए हैं और हमको कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जो इक्वल साइड से जो एंगल बना है, दो इक्वल साइड से, उसका वैल्यू हमको दिया है और बाकी दो एंगल का वैल्यू हमको पूछा है। तो हमको पहले पॉइंट A में पूछा है एंगल ABC एंड एंगल ACD, मतलब ABC और ACD का वैल्यू हमको निकालना है। एंगल ABC प्लस एंगल ACB
प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। अभी इसमें समद्विबाहु का हमारा रूल क्या है कि जो दो पैरेलल साइड्स है उसके अपोजिट जो एंगल रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC कितना है हमारा 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 70 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा रीज़न। यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन बी है हमारा एंगल DBC एंड एंगल DCB। ओके, सेम में हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न लिखेंगे हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एंगल DBC और एंगल DCB इसमें से हम कोई भी एक कंसिडर करेंगे, तो हमारा आएगा 2 एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BDC का वैल्यू है हमारा 70 इज इक्वल टू 110। यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा आंसर बी का। अभी इसमें सब क्वेश्चन सी है हमारा एंगल Y। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल Y प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ABC। तो यहाँ पे हमको एंगल Y का वैल्यू निकालना है प्लस एंगल DBC का वैल्यू निकाला है हमने यहाँ पे 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ABC का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू 70 माइनस 55 इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है बच्चों? सो और आंसर इज इक्वल टू ए का आंसर आएगा हमारा 70 डिग्री, फिर बी का आंसर आएगा हमारा 55 डिग्री एंड सी का आंसर आएगा हमारा 15 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बच्चों इस तरह से हमारा RIMC मैथ्स दिसंबर 2011 पार्ट बी का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये सब सम क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। तो बच्चों जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसका सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे। आखिर में ज़रूर बोलूँगा, ऐसे ही RIMC रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।